कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कैरिबियन ओशन के बीच एक बोट पर मौजूद होती है। वे लोग बन नाम के लड़के का बर्थडे सेलिब्रेट करने यहाँ आए होते हैं। सब एक खास और यादगार पल बनाना चाहते हैं, इसलिए माहौल खुशियों से भरा होता है। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चलता है। सभी समुद्र का खूबसूरत नजारा एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी बन की माँ जूलिया स्विमिंग के लिए समुद्र में कूद जाती है, जबकि बन और उसका पिता बोट पर फिशिंग में लगे रहते हैं। लेकिन तभी जूलिया को अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बहुत बड़ी चीज उसके आसपास घूम रही हो। वह डरते हुए इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। तभी अचानक कोई उसे समुद्र की गहराई में खींच लेता है। उसी पल बोट पर रखे सारे इक्विपमेंट्स भी तेजी से अपनी दिशा बदलने लगते हैं, मानो कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। बन और टॉम इस बदलते हालात को ठीक से समझ नहीं पाते, क्योंकि दोनों फिशिंग में बिजी होते हैं। उधर जूलिया महसूस करती है कि वह कुछ ही सेकंड में अपनी बोट से काफी दूर निकल आई है और धीरे धीरे डूब रही है। वह खुद को संभालते हुए टॉम को जोर जोर से आवाज देती है, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से उसकी आवाज बोट तक नहीं पहुंचती। उसी वक्त जूलिया को एहसास होता है कि समुद्र का पानी तेजी से पीछे की तरफ खींच रहा है। घबराकर वह अपनी बेटी कैसी को पुकारती है, लेकिन कैसी हेडफोन लगाए धूप एंजॉय कर रही होती है। बन, कैसी और टॉम किसी को भी पता नहीं होता कि जूलिया स्विमिंग के लिए पानी में उतरी है। जूलिया उनसे और दूर होती जाती है। तभी किस्मत से टॉम को हल्की सी जूलिया की आवाज सुनाई देती है। वह उसे देख लेता है और बिना वक्त गंवाए पानी में कूद जाता है। दूसरी तरफ बन बोट का इंजन स्टार्ट करके उनकी ओर बढ़ता है। टॉम वक्त रहते जूलिया को डूबने से बचा लेता है। जैसे ही वे बोट के पास पहुंचते हैं, बन और कैसी दोनों को ऊपर खींच लेते हैं और जूलिया की जान बच जाती है। बोट पर लौटते ही टॉम अपनी बेटी कैसी पर गुस्सा करता है। वह कहता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था? मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारी माँ स्विमिंग करे तो उस पर नजर रखनी है। कैसी माफी मांगते हुए बताती है कि उसके कानों में हेडफोन लगे थे। अब जूलिया सुरक्षित होती है। टॉम साफ कह देता है कि आगे से कोई भी बिना बताए स्विमिंग नहीं करेगा, और अगर करेगा तो पहले किसी को जरूर बताएगा। सब लोग टॉम की बात से सहमत हो जाते हैं और तभी शाम ढलने लगती है। रात होने वाली होती है, इसलिए वे बन का बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारियों में लग जाते हैं। रात को बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट होता है। इसी बीच कैसी के बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आ जाता है। कैसी उसे बताती है कि वे सब बोट पर खूब एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड घबराए हुए लहजे में कहता है कि तुम सबको जल्दी सरफेस पर लौट जाना चाहिए। टीवी पर बताया जा रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, जो पूरी दुनिया के लिए काफी अनयूजुअल है। यह सुनकर कैसी उसके पीछे दिख रहे शहर की तरफ देखती है, जहां एक बहुत बड़ा तूफान आता हुआ नजर आ रहा होता है। यह देखकर कैसी परेशान हो जाती है, क्योंकि इस वक्त वे किसी भी तरह से सेफ जगह पर नहीं थे। वह उससे और बात करने ही वाली होती है कि अचानक कॉल कट हो जाती है। यह सब वह जाकर अपने मम्मी पापा को बता देती है। इसके बाद सभी मिलकर बोट की सेफ्टी चेक करने लगते हैं। चेक करते वक्त वे नोटिस करते हैं कि बोट के आसपास कई व्हेल और शार्क घूम रही हैं, जबकि इस इलाके में आमतौर पर व्हेल या शार्क नहीं पाई जाती। टॉम एक एटॉमिक ओशन एक्सप्लोरर रह चुका होता है, इसलिए वह जानता है कि ऐसे जानवर किसी बड़े और खतरनाक तूफान से पहले ही ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं। आने वाले खतरे का अंदाजा तो हो चुका था, लेकिन उससे पहले उन्हें शार्क से निपटना था। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, अचानक बोट को एक जोरदार झटका लगता है। सभी घबरा जाते हैं। टॉम समझ जाता है कि बोट के निचले हिस्से से कोई बड़ा क्रिएचर टकराया है। वह नीचे पानी में जाकर चेक करता है और देखता है कि बोट के नीचे गहरा डेंट पड़ चुका है, जो शायद किसी बड़ी शार्क की वजह से हुआ था। जब टॉम वापस ऊपर आता है तो उसके कंधे पर गहरी चोट लगी होती है। यह देखकर जूलिया फौरन उसके जख्म पर स्टिचेस लगाती है। यहाँ टॉम अपनी फैमिली को बताता है कि शार्क की वजह से पड़े डेंट के कारण बोट का इंजन खराब हो चुका है। अब बोट आगे नहीं बढ़ सकती। वे लोग समुद्र के बीचों बीच फंस गए होते हैं और उनके पास बस यही रास्ता बचता है कि किसी से मदद मांगी जाए। लेकिन जब कैसी बाहर जाकर कॉल करने की कोशिश करती है तो उसे कोई सिग्नल नहीं मिलता। बोट का कम्युनिकेशन सिस्टम भी काम नहीं कर रहा होता। सब लोग समझ नहीं पाते कि अचानक सब कुछ बंद क्यों हो गया। इस मुश्किल वक्त में टॉम खाने पीने का सामान चेक करता है। उनके पास सिर्फ 4 दिन का खाना होता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फिर भी उन्हें एक छोटी सी उम्मीद रहती है, क्योंकि वे एक शिपिंग रूट पर होते हैं और शायद कोई जहाज उन्हें देख ले। इन्हीं बातों के बीच अचानक बाहर से एक जोरदार आवाज आती है। जब वे बाहर देखते हैं तो एक बड़ा सा मीटियोर उनकी तरफ आता दिखता है। वह सीधे उनकी बोट से टकरा सकता था। उससे बचने के लिए टॉम मजबूरी में इंजन स्टार्ट करता है। वह जानता था कि इससे बोट पूरी तरह खराब हो जाएगी, और ऐसा ही होता है। इंजन पूरी तरह डैमेज हो जाता है, लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वह बोट आगे नहीं बढ़ाता तो मीटियोर सीधा उनसे टकरा जाता। टॉम गौर करता है कि आसमान से गिरने वाली ये चीजें असल में सैटेलाइट थीं। इसी वजह से रेडियो और फोन के सिग्नल अचानक बंद हो गए थे। वे लोग अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाते कि एक और मीटियोर उनकी तरफ आता है। अब खुद को बचाने के लिए वे बोट के निचले हिस्से में जाकर लाइफ जैकेट पहन लेते हैं, ताकि बोट पलट भी जाए तो डूबे नहीं। बोट के अंदर जाते ही वह जोर जोर से हिलने लगती है। सबको लगता है कि अब बचना मुश्किल है। तभी एक तेज धमाके की आवाज आती है और सभी बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वे खुद को जिंदा पाते हैं। चोटें तो लगी होती हैं, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि बोट में कई सुराखें होने के बावजूद भी
पानी अंदर नहीं आ रहा होता। अब जब पूरी फैमिली बोट से बाहर निकल कर देखती है तो सामने का नजारा देखकर सब सन्न रह जाते हैं। बोट के नीचे पानी बिल्कुल नहीं होता। आसपास जमीन पर मछलियां पड़ी होती हैं और उनकी बोट एक सूने पहाड़ी इलाके में फंसी होती है। ऐसा लगता है जैसे वे किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। जहाँ कल रात तक गहरा समुद्र था, वहाँ अब ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गड्ढे नजर आते हैं। थोड़ी ही देर में वे समझ जाते हैं कि वे किसी रेगिस्तान में नहीं बल्कि अब भी समुद्र के बीचों बीच ही हैं। बस समुद्र का सारा पानी यहाँ से कहीं और चला गया है। टॉम तुरंत अपना कंपास निकालकर दिशा चेक करता है और उसे एहसास होता है कि धरती के साथ कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। धरती के पोल बदल गए थे। नॉर्थ पोल की जगह साउथ और साउथ की जगह नॉर्थ आ गया था। इसी वजह से जहाँ पहले जमीन थी वहाँ अब सारा समुद्र चला गया है और समुद्र की जगह सूखी जमीन रह गई है। यह सच जानकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद टॉम एक और डरावनी बात बताता है। वह कहता है कि जो लोग इस बदलाव के वक्त जमीन पर थे शायद वे सभी मारे जा चुके होंगे। यह सुनकर कैसी पूरी तरह टूट जाती है। वह खुद को केबिन में बंद कर लेती है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड अब जिंदा नहीं रहा। लेकिन अभी एक और सच्चाई सामने आने वाली थी जिसे सुनकर उनके होश उड़ने वाले थे। फिलहाल जूलिया बचे हुए खाने को इकट्ठा करने लगती है और बन अपने बर्थडे के सारे गुब्बारे आसमान में छोड़ देता है ताकि अगर कहीं कोई और जिंदा हो तो उन्हें देख सके और वे मिलकर इस हालात का सामना कर सके। इसके बाद टॉम रेडियो के जरिए किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है। उसे उम्मीद नहीं होती कि कोई जवाब आएगा, लेकिन हैरानी से उसे रिस्पांस मिल जाता है। सामने से आवाज एक कैप्टन की होती है जिसका नाम नाटो होता है। वह भी समुद्र के शिफ्ट होने की सच्चाई जानता था क्योंकि वह खुद अपनी सबमरीन में फंसा हुआ था, ठीक टॉम की फैमिली की तरह। टॉम कैप्टन से पूछता है कि अब इस हालात में उन्हें क्या करना चाहिए। तब कैप्टन एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बताता है कि धरती के पोल जो बदले हैं वे लगभग एक हफ्ते में फिर से अपनी जगह लौट आएंगे। इसका मतलब यह था कि एक हफ्ते बाद समुद्र वापस आएगा और उस वक्त उसकी लहरें बेहद खतरनाक होंगी। कैप्टन कहता है कि वह तो सबमरीन की वजह से बच जाएगा, लेकिन टॉम को सलाह देता है कि वह जल्दी से जल्दी कोई ऊंची जगह ढूंढे और वहां पहुंच जाए। वहीं उनके बचने के चांस सबसे ज्यादा होंगे। यह सुनते ही जूलिया फौरन बच्चों से पैकिंग करने को कहती है। टॉम कैप्टन से गुजारिश करता है कि उसकी सबमरीन में बचने के चांस ज्यादा है, तो क्या वह उसकी फैमिली को अपने साथ रख सकता है। कैप्टन कहता है कि वह ऐसा करना चाहता है लेकिन मुमकिन नहीं है क्योंकि उसकी सबमरीन में एक क्रू मेंबर की मौत हो चुकी है और वहाँ सिर्फ 2 लोगों की ही जगह बची है। वह एक इंसान को रख सकता है लेकिन तब भी कोई एक बाहर रह जाएगा। इस पर टॉम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है कि किसी तरह उसके दोनों बच्चों को जगह दे दी जाए। बदले में वह अपने पास बचा सारा खाना देने को तैयार हो जाता है। आखिरकार कैप्टन मान जाता है और टॉम को मैनुअली मैप पर अपनी लोकेशन समझा देता है। लोकेशन समझने के बाद टॉम अंदाजा लगाता है और अपनी वाइफ को बताता है कि वे सिर्फ 2 दिनों में वहां पहुंच सकते हैं, यानी समुद्र का पानी वापस आने से पहले वे अपने बच्चों को सुरक्षित उस सबमरीन तक पहुंचा सकते हैं और इसी तरह उनके बच्चों की जान बच सकती है। अगली सुबह पूरी फैमिली अपने सफर के लिए तैयार होती है। तभी टॉम दूर से देखता है कि एक अजीब सा आदमी अपने डॉग के साथ उनकी तरफ आ रहा है। वह आदमी घायल लग रहा होता है, इसलिए टॉम उसकी मदद करने का फैसला करता है। वह पानी की बोतल लेकर उसके पास जाता है, लेकिन पानी पीने के बाद शुक्रिया कहने के बजाय वह आदमी अचानक टॉम पर हमला कर देता है। यह सब दूर खड़ी जूलिया देख लेती है। वह आदमी अपने पास पड़े चाकू से टॉम पर वार करता है और उसकी जान ले लेता है। इसके बाद वह जूलिया की तरफ बढ़ता है। जूलिया अपने पति को तो नहीं बचा पाती, लेकिन तुरंत बोट के अंदर जाकर दोनों बच्चों को केबिन में बंद कर देती है। वह कैसी को एक फ्लेयर गन देती है और कहती है कि इसे तभी इस्तेमाल करना जब हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाए। इतने में वह आदमी बोट तक पहुंच जाता है। उससे बचने के लिए जूलिया बाथरूम में छुप जाती है। उधर वह किलर बोट में खाना ढूंढने लगता है। जैसे ही उसे खाना मिलता है वह टूट पड़ता है, मानो कई दिनों से भूखा हो। खाने के बाद वह जूलिया को ढूंढते हुए केबिन तक पहुंचता है, लेकिन वहां उसे कोई नहीं मिलता। असल में जूलिया बोट के नीचे बने छेद से बाहर निकल चुकी होती है, लेकिन किलर का डॉग जूलिया को देख लेता है और भौंकने लगता है। मजबूरी में जूलिया उसे चुप कराने के लिए डॉग को मार देती है और खुद बोट के नीचे छुप जाती है। किलर अपने मरे हुए डॉग को देखकर समझ जाता है कि जूलिया बाहर है। जैसे ही वह उसे पकड़ने के लिए नीचे उतरता है, जूलिया वापस बोट पर चढ़कर टूटे शीशे के रास्ते अंदर घुस जाती है। जूलिया जल्दी से बच्चों को लेकर बोट से बाहर निकलती है। बाहर निकलते वक्त किलर एक बार फिर हमला करता है, लेकिन इस बार जूलिया उसे लात मारकर पीछे गिरा देती है। बाहर आकर कैसी और बन अपने पिता की लाश देखकर टूट जाते हैं। जूलिया भी अपने पति से लिपटकर रोने लगती है, लेकिन तभी वह देखती है कि किलर जलती हुई बोट से बाहर निकल आता है। अब उनके लिए यहाँ रुकना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था, इसीलिए जूलिया अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से भागने लगती है। कुछ ही देर बाद उनकी जलती हुई बोट जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाती है। भागते भागते तीनों पूरी तरह थक जाते हैं, इसलिए एक पहाड़ी के पीछे रुककर थोड़ा आराम करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब किलर ने उनका पीछा छोड़ दिया है। बन अब भी रो रहा होता है। कैसी उसे हिम्मत देते हुए पीने के लिए साफ पानी देती है, लेकिन बन पानी पीने से मना कर देता है। जूलिया अपने बेटे को समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने तो सिर्फ मदद के लिए गुब्बारे उड़ाए थे। तभी जूलिया की नजर पड़ती है कि वह किलर अब भी उनका पीछा कर रहा है। तीनों फिर से जान बचाकर भागने
भागने लगते हैं। वे बुरी तरह थक चुके होते हैं, लेकिन जब भी पीछे मुड़कर देखते हैं, किलर उनके और करीब आ रहा होता है। बिना रुके भागते हुए वे एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां जहरीला पानी भरा होता है। वहां से गुजरना खतरनाक था, लेकिन जूलिया बच्चों को वहीं से निकलने का फैसला करती है। जहरीले पानी से गुजरने के बाद तीनों की हालत और बिगड़ जाती है। जूलिया को एहसास होता है कि बन डिहाइड्रेट हो चुका है। उनके पास पानी की बस आखिरी कुछ बूंदें होती हैं, जो वह बन को दे देती है, लेकिन उससे उसकी प्यास नहीं बुझती। अब कैसी हिम्मत हारने लगती है। वह कहती है कि जिस तरफ वे जा रहे हैं वहाँ सबमरीन मिलेगी भी या नहीं, कोई भरोसा नहीं है। जूलिया उसे डांटते हुए कहती है कि चुप रहो और आगे बढ़ते रहो। वह कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि वह दोनों को बचा लेगी। जूली की बात मानकर वे फिर चल पड़ते हैं और थोड़ी दूर पर उन्हें एक टूटा हुआ प्लेन दिखाई देता है, जो शायद सालों पहले समुद्र में गिरा था। तीनों उस प्लेन के अंदर छुप जाते हैं। जूलिया आखिरी बार अपनी फैमिली फोटो देखती है, जो उन्होंने पिछली रात ली थी। फोटो देखकर तीनों टॉम को याद करते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि एक ही दिन में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। रात काफी हो चुकी होती है और थकान की वजह से कैसी और बन सो जाते हैं। तभी एक आवाज से कैसी की आंख खुलती है। वह बाहर झांक कर देखती है और पाती है कि वही किलर अब भी उनके पीछे आ चुका है। अब उन्हें किसी भी हाल में उससे छुटकारा पाना था। कैसी वहीं बैठकर सोने का नाटक करती है। किलर समझता है कि वह सो रही है और जैसे ही वह हमला करने आता है, जूलिया पीछे से उस पर वार कर देती है। इस बार जूलिया के अंदर गुस्सा भरा होता है। वह लगातार हमला करती है और आखिरकार किलर की जान ले लेती है। आखिरकार उनका सबसे बड़ा खतरा खत्म हो जाता है और जूलिया पहली बार चैन की नींद सो पाती है। सुबह जब वे उठते हैं तो किलर की बॉडी की हालत देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। किसी खतरनाक क्रिएचर ने उसे बुरी तरह नोच दिया होता है और उसका शरीर अंदर से खोखला हो चुका होता है। अब उनके पास वक्त नहीं था। उन्हें जल्दी से जल्दी उस जगह पहुंचना था जहां कैप्टन की सबमरीन थी। जूली मैप देखकर रास्ता समझने की कोशिश करती है। वहीं बन पानी की तलाश में आगे निकल जाता है। थोड़ी दूर पर उसे पानी दिखाई देता है और वह बिना सोचे समझे पीने लगता है। जूली ने उसे पहले ही मना किया था, क्योंकि वह पानी जहरीला था। कुछ ही देर बाद बन की हालत बिगड़ने लगती है और वह चलने के काबिल नहीं रहता। मजबूरी में जूली और कैसी वहीं एक छोटा सा शेल्टर बनाकर रुक जाते हैं। तभी जूली को अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। बाहर जाकर देखने पर उसे पता चलता है कि ढेर सारे केकड़े उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। डर के मारे तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते उन्हें कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ी कार्गो शिप दिखाई देती है, जिसके आसपास कई कंटेनर लगे होते हैं। उन कंटेनरों में कई लोग छुपे हुए होते हैं। जैसे ही वे तीनों वहां पहुंचते हैं, कंटेनर के अंदर मौजूद लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। दरअसल वे इनसे नहीं बल्कि इनके पीछे आ रहे केकड़ों से डर गए थे। आखिरकार जूली फैसला करती है कि वे कंटेनर के ऊपर चढ़ेंगे। वह पहले अपने दोनों बच्चों को ऊपर चढ़ाती है। जब जूली खुद ऊपर चढ़ने लगती है, तभी एक केकड़ा उसके पैर को काट लेता है। दर्द के बावजूद वह किसी तरह खुद को छुड़ाकर ऊपर पहुंच जाती है। ऊपर पहुंचकर वह अपने स्कार्फ से जख्म बांध लेती है, लेकिन कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाती है। नीचे से कैसी और बन देखते हैं कि केकड़े कंटेनर को काटकर अंदर घुस जाते हैं। अंदर मौजूद लोग हथियारों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन केकड़ों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। कुछ ही देर में वे सभी लोग केकड़ों के सामने टिक नहीं पाते और कंटेनर के अंदर मौजूद हर इंसान मारा जाता है। अगली सुबह जूलियन को होश आता है। आंख खुलते ही वह देखती है कि उसके दोनों बच्चे वहाँ नहीं है। यह देखकर वह बुरी तरह घबरा जाती है और सोचने लगती है कि कहीं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। तभी थोड़ी दूर से उसे कैसी और बनाते हुए दिखाई देते हैं। दरअसल वे दोनों खाने पीने का सामान और हथियार ढूंढने गए थे। यह देखकर जूलियन को थोड़ी राहत मिलती है। अब आसपास केकड़े भी नजर नहीं आते। जूलियन अपने पैर में लगे केकड़े के कांटे से बने जख्म का इलाज करती है। वहीं बन कंटेनर के अंदर मरे हुए लोगों के हथियार इकट्ठा करता है, ताकि जरूरत पड़ने पर अपनी सेफ्टी कर सके। उन्हें वहाँ से थोड़ा बहुत खाना भी मिल जाता है। इसके बाद जूलियन दोबारा कैप्टन से संपर्क करती है। कैप्टन बताता है कि उस पर भी उन्हीं क्रिएचर्स ने हमला किया है और वह बुरी तरह जख्मी है। वह अब उनकी मदद नहीं कर सकता। साथ ही वह यह भी बताता है कि समुद्र का पानी बहुत जल्द वापस आने वाला है। इसी वजह से ये खतरनाक समुद्री जीव फिर से दिखने लगे हैं। यह सुनकर जूलियन टूट जाती है और रोने लगती है। परेशानी यह भी थी कि भाग दौड़ में उनका मैप कहीं गिर गया था, इसलिए उन्हें यह भी नहीं पता था कि सबमरीन किस दिशा में है। बच्चों की मदद के लिए कैप्टन अपनी फ्लेयर गन से आसमान में फायर करता है। बन उस रोशनी को देख लेता है, लेकिन वह जगह उनसे काफी दूर होती है। तीनों तेजी से सबमरीन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। रास्ते में एक चट्टानी इलाका आता है, जहाँ फिर से केकड़ों से सामना होने का खतरा था। इस बीच कैसी के मन में डर बैठ जाता है। वह सोचने लगती है कि अगर सबमरीन में सिर्फ बच्चों की जगह हुई तो उसकी माँ का क्या होगा। जूलियन कैसी को समझाती है कि अभी यह सब मत सोचो, पहले हमें सबमरीन तक पहुँचना है, बाकी फैसला वहीं करेंगे। यह कहकर वह आगे बढ़ने को कहती है, लेकिन किस्मत एक बार फिर साथ नहीं देती। अचानक वहाँ लैंडस्लाइड हो जाती है। जूलियन सबसे पीछे होती है और उसके आगे एक बड़ा पत्थर गिर जाता है, जिससे वह वहीं फंस जाती है। कैसी अपनी माँ को छोड़कर आगे जाना नहीं चाहती, लेकिन जूलियन उसे कसम देती है कि वह हर हाल में खुद को और अपने भाई को बचाए। मजबूरी में कैसी अपने भाई को लेकर आगे बढ़ जाती है। जब दोनों सबमरीन तक पहुँचते हैं
तो वहाँ कोई नहीं मिलता। वे जोर जोर से सबमरीन का दरवाजा खटखटाते हैं। तभी पीछे से कैप्टन आता है जो बेहद जख्मी होता है। वह बताता है कि सबमरीन में सिर्फ 3 लोगों की जगह है और उसके खुद के बचने के चांस बहुत कम हैं। यहाँ तक कि अगर वह सबमरीन से ऊपर सरफेस तक भी पहुँच गया तब भी शायद वह जिंदा न बच पाए। यह सुनते ही कैसी बिना वक्त गंवाए पीछे मुड़ती है और तेजी से जूलियन की तरफ भागती है। तभी एक बार फिर केकड़ों का सैलाब उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जूलियन अपनी गन से उन पर फायर करती है, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। इससे पहले कि कोई क्रिएचर उस पर हमला करे, कैसी ऊपर से उसे हाथ पकड़ाती है। पूरी ताकत लगाकर आखिरकार जूलियन वहाँ से बाहर निकल आती है। तीनों बिना रुके दौड़ते हुए सबमरीन तक पहुंच जाते हैं। वक्त गंवाए बिना वे सबमरीन के अंदर घुस जाते हैं। केकड़े भी उनके पीछे पीछे वहां तक आ जाते हैं। तभी उन्हें सामने से एक बेहद डरावनी समुद्री लहर आती हुई दिखाई देती है। वह लहर सैकड़ों मीटर ऊंची होती है और देखने में बेहद खतरनाक लगती है। अगले ही पल वह जोरदार तरीके से सबमरीन से टकराती है और तीनों बेहोश हो जाते हैं। जब जूलियन को होश आता है तो वह यह देखकर हैरान रह जाती है कि सबमरीन पानी के अंदर नहीं है। वह विशाल लहर सबमरीन को बहाकर एक तबाह हो चुके शहर में ले आई होती है। चारों तरफ तबाही का मंजर होता है। यह साफ दिख रहा होता है कि अब जमीन से इंसानों का नामो निशान मिट चुका है।